Hello everyone and welcome to Learn O Sapiens. Today I am going to discuss about the deviations of Mendel's principles of dominance. मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है उसमें क्या डेविएशंस आए थे बाद में, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि मेंडल ने कहा था इसमें कि अगर हम दो प्योर होमोजाइगस प्योर विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये हो गए प्योर होमोजाइगस। देखिए आप सेम टाइप के एलील्स दिख रहे हैं, तो ये प्योर होमोजाइगस है डोमिनेंट और ये प्योर होमोजाइगस है रिसेसिव। मेंडल ने कहा था कि अगर इन दोनों को क्रॉस कराया जाएगा तो जो भी रिजल्ट नेक्स्ट जनरेशन में आएगा दैट विल बी द डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पे एक्सप्रेस जो कैरेक्टर हो रहा है दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब जब इसकी सेल्फिंग कराई गई, ये तो हो गए थे पेरेंटल जनरेशन, दिस वॉज F1 जनरेशन। अब F1 की जब सेल्फिंग कराई गई थी, आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से बताया था, तो हमारे पास क्या मिला था हमको, एक मिला था हमको प्योर टॉल प्लांट, दो मिले थे हमको हाइब्रिड टॉल और एक मिला था प्योर रिसेसिव, ठीक है। तो ओवरऑल अगर फिनोटाइप रेशियो की बात की जाए तो हमको 3 टॉल प्लांट मिले थे और एक डॉफ प्लांट मिला था। तो फिनोटिपिक रेशियो इसका मैंने आपको बताया था कि 3:1 जो है इसका फिनोटिपिक रेशियो आता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है जो कि मेंडल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से बताया था, ये किस तरह से डेविएट करता है। डेविएट करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स या सभी ऑर्गेनिज्म मेंडल के इस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करें। कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जो कि मेंडल के इस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते थे। तो अब देखते हैं कि वो कौन से प्लांट्स थे जो कि मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते थे, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मेंडल के इस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से डेविएट कर जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ डेविएशन दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम से ही लग रहा है कि जो डोमिनेंस है, जो फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस है, जो प्रॉपर्टी ऑफ डोमिनेंस है, वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। तो ये इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, ये कैसे इनकम्प्लीट होता है। मैंने आपको बताया था कि मेंडल की डेथ 1884 में हो गई थी और 1900 में, यानी कि मेंडल की डेथ के 16 ईयर्स के बाद 3 साइंटिस्ट ह्यूगो वीरिस, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शर्मार्क, ये तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी कि मेंडल ने जो काम किया था उसको पी प्लांट पर यानी कि पाइसम सटाइवम पर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स फिर से रिपीट करे और फिर उन्होंने देखा कि ये सारे ऑब्जर्वेशन, ये सारे रिजल्ट एग्जैक्टली सही हैं और तब मेंडल के वर्क को फिर से पब्लिश किया गया और तब मेंडल का नाम हुआ एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो गार्डन पीपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट बाकी और प्लांट्स पर भी फॉलो किए जाएं, बाकी और प्लांट्स पर भी अप्लाई किए जाएं। तो उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो कि मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते थे और वो डेविएट कर जा रहे थे, रेशियो उनका चेंज आ रहा था। तो वो देखते हैं जो पहला फिनोमिना है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब कार्ल कॉरेंस, जो मैंने आपको 3 नाम बताए, ह्यूगो वीरिस, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शर्मार्क, तो इनमें से जो कार्ल कॉरेंस थे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 2 प्लांट्स के ऊपर। एक उसमें से था मिराबिलिस, नाम याद रखिएगा, ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। मिराबिलिस, इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, मिराबिलिस नोन एज 4 o'clock प्लांट। और दूसरा था एंटीराइनम, एंटीराइनम। ये जो एंटीराइनम है इसको स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। ये जो 2 प्लांट्स थे इस पे कार्ल कॉरेंस स्टडी कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आइए देखते हैं। उन्होंने देखा कि इन दोनों प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं, अगर वो रेड कलर फ्लावर्स हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ये रेड कलर फ्लावर है, लिख देता हूं मैं, और दूसरे जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं वाइट। तो यहाँ तक तो मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है वो ठीक ठाक दिख रहा है कि मेंडल ने कहा था कि होमोजाइगस प्योर विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्ल कॉरेंस ने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्हें क्या दिखा। एक आर, कैपिटल आर इधर से आएगा, स्मॉल आर फ्रॉम दिस साइड। तो इसको तो डोमिनेंस के हिसाब से रेड दिखना चाहिए था। क्लियर? अगर रेड डोमिनेंट है तो ये रेड दिखना चाहिए था।
अगर वाइट डोमिनेंट है तो ये वाइट दिखना चाहिए था, लेकिन इसमें एक नए कलर का ऑब्जर्वेशन किया कार्ल कॉरेंस ने, दैट इज पिंक। इनको पिंक कलर दिखाई पड़ा। जो नेक्स्ट जनरेशन थी F1 जनरेशन, उसमें जो फ्लावर्स थे वो पिंक कलर के फ्लावर्स थे। इसी को कार्ल कॉरेंस ने एक्सप्लेन किया अंडर द हेडिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब समझते हैं कि कार्ल कॉरेंस ने इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कहा क्या था। कार्ल कॉरेंस ने कहा था कि यहां पर एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें कि डोमिनेंट कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। नाम सही लग रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दैट इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, इट इज नॉट कंप्लीटली सप्रेसिंग दिस रिसेसिव कैरेक्टर। वाइट को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए यहां पर कि अगर रेड वाइट को कंप्लीटली सप्रेस कर देता तो रेड एक्सप्रेस होता, ठीक है। लेकिन जब रेड वाइट को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो थोड़ा बहुत वाइट भी एक्सप्रेस हो गया होगा। जब रेड ने वाइट को कंप्लीटली सप्रेस नहीं किया तो थोड़ा सा वाइट भी एक्सप्रेस हो गया रेड के साथ। और रेड और वाइट जब साथ में एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, रेड और वाइट जब एक्सप्रेस हो जाएंगे तो क्या कलर दिखाई पड़ेगा? पिंक कलर। तो ओवरऑल ये फिनोमेना कहता है कि रेड कलर यानी कि डोमिनेंट कलर इनकम्प्लीट है। जो डोमिनेंस का कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो जाता है, गिविंग राइज टू अ न्यू कैरेक्टर। देखिए ये पिंक जो है ना तो यहां पर है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आपको कहीं भी पिंक नहीं दिख रहा है। तो कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, नया कैरेक्टर यहां पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये तो था पेरेंटल जनरेशन, मैं लिख देता हूं, दिस वॉज द पेरेंटल जनरेशन। इसको क्रॉस किया तो ये F1 जनरेशन बन गया। अब देखते हैं F2 कैसा बनेगा इसका। F2 में क्या कहा गया था? F2 जनरेशन में ये कहा गया था कि अगर हम F1 हाइब्रिड्स की सेल्फिंग करा दें, ये थे F1 हाइब्रिड्स, ठीक है। जब इनकी सेल्फिंग करा देंगे तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा, यहां पे देखते हैं। ये F2 है, F2 बनने वाला है यहां पर। ये मैंने एक प्लांट लिखा है यहां पर, कैपिटल R स्मॉल r, दिस वन। इसको यहां लिख देता हूं, कैपिटल R एंड स्मॉल r। अब यहां पर देखते हैं रिजल्ट्स क्या आएंगे। 2 कैपिटल R फ्रॉम दिस साइड, यहां पर एक कैपिटल R और ऊपर से एक स्मॉल r। यहां पर आप देखिए एक कैपिटल R ऊपर से, इस साइड से स्मॉल r, और यहां पर 2 स्मॉल r, दोनों साइड से स्मॉल r आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको कंपेयर करिए मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से अगर कंपेयर किया जाए तो इसको, इसको और इसको, इन तीनों को रेड होना चाहिए था और इसको वाइट होना चाहिए था। तो रेशियो आ जाता ना 3:1, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें ये वाला 2 कैपिटल R जिसमें यानी होमोजाइगस, ये तो हमें रेड दिख रहा है, एक जो प्लांट है। लेकिन जो दूसरा है जिसमें कि 2 ऐसे दिख रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशंस ऐसे दिख रहे हैं ना, 2 कॉम्बिनेशंस हेट्रोजाइगस, ये पिंक दिख रहा है ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? और एक प्लांट ऐसा है जो कि हमें होमोजाइगस रिसेसिव दिख रहा है, दिस वन वाइट, ठीक। तो फिनोटाइपिक रेशियो यानी प्लांट दिख कैसे रहे हैं, उनमें फ्लावर्स कैसे हैं, वो फिनोटाइपिक रेशियो कैसे आ रहा है? 1:2:1. So this ratio, this phenotypic ratio is the modification of Mendel's principle of dominance ratio, that is 3:1. मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अगर ये फॉलो कर रहा होता तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता, क्योंकि उसमें ये भी रेड दिखना चाहिए था। लेकिन चूंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल R, वो कंप्लीटली स्मॉल r को सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसी को जब कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तभी तो उसका नाम है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से रिसेसिव भी थोड़ा सा एक्सप्रेस हो जा रहा है, डोमिनेंट के ऊपर थोड़ा सा असर दिखा दे रहा है। तो रेड में अगर आप वाइट थोड़ा सा मिला देंगे तो डेफिनेटली वो पिंक ही दिखाई पड़ेगा। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है दैट विल कम आउट एज 1:2:1, जो कि एक्चुअल रेशियो 3:1 का मॉडिफिकेशन है। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, जीनोटाइप्स कैसे हैं। देखिए एक है होमोजाइगस, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट शो कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। जीन्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर एक जीन्स जो ये जो कैपिटल R वाले हैं होमोजाइगस, ये एक ही तरह का दिख रहा है,
हेट्रोजाइगस 2 तरह के दिख रहे हैं और होमोजाइगस रिसेसिव ये 1 तरह का दिख रहा है। तो ये तो था हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, ये फिनोटाइपिक रेशियो है। और जीनोटाइपिक रेशियो की बात की जाए तो 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस और ये 1 अगेन होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये एक ऐसा क्रॉस है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमेना है, ध्यान रखिएगा इसको, जिसमें कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आता है। आपको मैंने यहाँ समझाया, फिनोटाइपिक रेशियो इधर से आ रहा है, 1 रेड दिख रहा है, 2 पिंक दिख रहे हैं और 1 वाइट दिख रहा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हो गया। और जीनोटाइप की अगर बात करें तो 1 जीनोटाइप ऐसा दिख रहा है, 2 जीनोटाइप्स ऐसे दिख रहे हैं और 1 जीनोटाइप ये स्मॉल r ये ऐसा दिख रहा है, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। तो जीनोटाइप भी सेम हो गया 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही सेम आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेविएशन, दैट इज को डोमिनेंस। आपने वर्ड सुना होगा को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं। तो को का मतलब होता है साथ साथ। एक टर्म है कोऑपरेट, अगेन इसका मतलब होता है साथ साथ। तो को डोमिनेंस का मतलब भी साथ साथ हो गया। कौन सी चीज़ साथ साथ है, यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर ना डोमिनेंट है और ना ही कोई कैरेक्टर रिसेसिव है, यानी कि दोनों बराबर के डोमिनेंट हैं। को डोमिनेंस दोनों बराबर से हैं। दैट मीन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन बोथ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इक्वली। एग्जाम्पल देखते हैं आपके, इसका एग्जाम्पल जो है इसको स्टडी किया गया था शॉर्ट हॉर्न ब्रीड ऑफ कैटल। शॉर्ट हॉर्न ब्रीड ऑफ कैटल, ये जनरली आपको अगर यहाँ पर देखना हो अपने आसपास तो आपको जो नॉर्मल एनिमल्स आपको मिलते हैं उनमें ये दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो स्किन कलर होती है, शॉर्ट हॉर्न ब्रीड ऑफ कैटल, इसका जो स्किन कलर होता है, एक होता है रेड, ये रेड दिख रहा है डोमिनेंट, और ये वाइट। तो यहाँ पर ये तो पेरेंटल जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन में अगर ये क्रॉस कराए जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, एक R यहाँ से आएगा, इस साइड से कैपिटल R, स्मॉल r इस साइड से आ रहा है। तो इसको डोमिनेंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये रेड दिखना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से बात की जाए तो इन दोनों का मिलाकर कुछ लाइट रेड या पिंक टाइप का दिखना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं दिखता है, ये दिखता है रोन। रोन का मतलब होता है जिसमें दोनों कलर्स एक साथ दिख रहे हों, दोनों कलर्स एक साथ दिख रहे हों। आपने अपने आसपास एनिमल्स देखे होंगे, डॉग्स वगैरह देखे होंगे, काउस देखी होंगी, जहां पर एक स्किन में 2 टाइप्स ऑफ कलर्स मिलते हैं। आप यहां पर देखिए स्किन में पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 कलर्स बराबर दिख रहे हैं। व्हाइट भी आपको दिख रहा है, ब्राउन भी आपको दिख रहा है, तो 2 कलर्स एक साथ दिख रहे हैं। तो जहां पर 2 कलर्स एक साथ दिख रहे हैं तो ना तो कोई डोमिनेंट है और ना ही कोई रिसेसिव है, कोडोमिनेंस। कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं। तो रोन का मतलब होता है जहां पर दोनों ही कलर्स एक साथ दिखें आपको, तो एक साथ दिख रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो ये रोन दिखेगा, ठीक है। रोन का मतलब समझ में आ गया कि दोनों कैरेक्टर्स एक साथ दिखते हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट हॉर्न ब्रीड ऑफ कैटल, यानी ये जानवरों में मिलता है जनरली। अगर आपको अपने आसपास के जानवर देखने हो तो आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल देख के ये कि रोन का क्या मतलब होता है। और कोडोमिनेंस की एक्चुअल मीनिंग है कि साथ साथ कैरेक्टर्स दोनों एक्सप्रेस होते हैं। जैसे ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें इनके पेरेंट एक होंगे रेड कोट कलर, यानी स्किन का कलर रेड होगा, रेड कह लीजिए, लाइट ब्राउन कह लीजिए, एक वाइट होगा। तो ऑफस्प्रिंग कैसा दिख रहा है, ऑफस्प्रिंग में दोनों ही टाइप के आपको कैरेक्टर्स स्किन में दिख रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब इसका F2 देखते हैं। F2 में आप F1 की ही सेल्फिंग कराएंगे। चलिए F1 की सेल्फिंग कराते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा, ये तो F1 थे, इनकी सेल्फिंग कराई जा रही है। तो F2 में कैसा दिखेगा, वैसे ही दिखेगा। जीनोटाइप तो वैसे ही होंगे जैसा भी मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस से बताया है, यानी कि 1 विल बी लाइक दिस, 2 ऐसे दिखेंगे और 1 इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, दिखाई पड़ेगा, यानी ये रेड होगा, रोन होगा और ये वाइट होगा। तो 1 रेड हो गया, 2 रोन हो गए और 1 वाइट हो गया। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो विल बी
1:2:1। अगेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी यही फिनोटाइपिक रेशियो आया था। तो आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इसका जो F2 फिनोटाइपिक रेशियो है वो सेम होता है 1:2:1। अब देखते हैं हम जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो यानी जीनोटाइप्स कैसे हैं। तो एक जीनोटाइप ऐसा है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, दो जीनोटाइप ऐसे हैं हेट्रोजाइगस, और एक जीनोटाइप ऐसा यानी कि प्योर होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 है। तो अब ओवरऑल कहें कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन दोनों में जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो सेम होता है, दैट इज 1:2:1। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। दोनों अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव साथ साथ हैं तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अगर रिसेसिव अकेला है तो रिसेसिव एक्सप्रेस करेगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो मेंडल के हिसाब से एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स होते हैं। लेकिन ऐसा हो जाए अगर कि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हों तो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अगर दो से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हैं देन दैट कंडीशन विल बी नोन एज मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का मतलब कि एक कैरेक्टर दो से ज़्यादा एलील से कंट्रोल्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल एलील्स कहलाता है ये, ठीक है। ये है मल्टीपल एलील जिसमें कि एक कैरेक्टर दो से ज़्यादा कैरेक्टर से कंट्रोल हो रहा है। इसका एग्जांपल बहुत ही क्लियर, बहुत सिंपल, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप, ये एग्जांपल है मल्टीपल एलील का। इसको मैं अभी आपको छोटे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड ग्रुप 3 एलील से कंट्रोल्ड होता है, ए, बी और ओ। और ये तीनों एलील्स, ये तो आपको याद होगा, ये तो आपने क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप में ए और बी और ओ होता है, ये तीन होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो एलील्स हैं, मल्टीपल एलील्स हैं ब्लड ग्रुप के, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये ब्लड ग्रुप के एलील्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 में, इसको भी ध्यान रखिए। जनरली हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसका एक आर्म यानी एक क्रोमैटिड थोड़ा छोटा होता है, एक क्रोमैटिड थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो एक थोड़ा छोटा होता है, एक थोड़ा बड़ा होता है। तो जो शॉर्ट आर्म है इसको बोलते हैं पी, और जो लॉन्ग आर्म है इसको कहते हैं क्यू, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर ए, बी, ओ ब्लड ग्रुप के जो एलील्स प्रेजेंट हैं ये पी पर होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर होते हैं तो आप बोलेंगे पी, या आप कहेंगे 9p। 9p का मतलब अगर 9p लिख देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 9p का मतलब ही हो गया, 9 मतलब क्रोमोसोम नंबर और p का मतलब हो गया शॉर्ट आर्म, यानी शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये ब्लड ग्रुप्स के एलील प्रेजेंट होते हैं। एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं, आप जो ब्लड ग्रुप्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं ए टाइप का होता है, या ब्लड ग्रुप बी होगा, या फिर ए बी होगा और ओ होगा, ठीक है। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में। इसमें इसको देखिए आप, ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ठीक। ए ब्लड ग्रुप तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप को लिखा जाता है या तो ए लिखा जाएगा यानी होमोजाइगस फॉर्म में है, या ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। सेम ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप होता है कि ये होमोजाइगस फॉर्म में हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ए बी किस फॉर्म में पाया जाता है, ए बी इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। इस फॉर्म में पाने का मतलब है कि एलील ए और एलील बी दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। कोई किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है, कोई किसी को ओवर रूल नहीं कर रहा है। एलील ए और एलील बी एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वही आ गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कोडोमिनेंस क्या, कैटल का, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपके सामने फिर से दिख रहा है जिसमें कि ए बी ब्लड ग्रुप, ए एलील और बी एलील एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। तभी हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ए नहीं बोलते, बी नहीं बोलते, ए बी एक साथ बोलते हैं।
Clear? So this is another example of codominance. So in this lecture I told you about incomplete dominance, codominance and multiple alleles. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.